नमस्ते। स्वर संस्कार म्यूजिक क्लास में आपका स्वागत है। मैं रीना एस नारायण और हमारे साथ आज है सेजल और राशि। हम यहाँ पर आज सीखने वाले हैं संगीत विषय। म्यूजिक। व्हाट इज संगीत? संगीत इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स विच आर सम एंड गीत, वेयर सम इज along with and Geet is poetry or lyrics. Now Sangeet includes three aspects which are vocals, instrument and dance, जिसे हम गायन, वादन और नृत्य बोलते हैं। गीतम, वाद्यम तथा नृत्य त्रयम संगीत मुच्यते। पंडित शारंगदेव लिखित संगीत रत्नाकर इस ग्रंथ में संगीत की परिभाषा कुछ इसी तरह से है। गायन, वाद्य वादन और नृत्य, इन तीनों कलाओं का समावेश संगीत इस शब्द में माना गया है। Now music is the universal language and people here makes it more beautiful by adding the different unique flavors of their own style. जी हाँ, जिस तरह से रीजन के साथ में खाने का स्वाद बदलता है उसी तरह गाने का भी स्वाद बदलता है। हालांकि एक चीज वहां पर बिल्कुल भी नहीं बदलती और वो है स्वरा। नाउ व्हाट इज स्वरा? देयर आर 7 नोट्स विच आर षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, धैवत एंड निषाद। Sorry, I had skipped pancham. Okay, and they are shortened to sa, re, ग, म, प, ध एंड नी। अब क्या है कि शास्त्रीय संगीत जो है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, ये 2 प्रकारों में बांटा गया है। एंड विच आर दे? कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। कर्नाटक संगीत ये दक्षिण भारतीय राज्यों में प्रसिद्ध है और हिंदुस्तानी संगीत शेष भारत में प्रचलित है। हमने 7 नोट्स देखे थे अभी, तो उसी को हम अभी गा रहे हैं। ठीक है, आपको भी मेरे साथ में गाना है। ओके, सो रेडी? चलो। सा रे गा मा पा दा नी सा अब क्या है बेटा? ये है आरोह। हमने क्या किया अभी? आरोह गाया। ठीक है, आरोह गाया यानी कि क्या किया? तो हम सा से लेकर रे पर गए, राइट? रे से लेकर ग पर, यानी कि हमने क्या किया कि सा से ऊपर की फ्रीक्वेंसी रे पर हम चढ़ गए। ठीक है, हम चढ़ते गए सा से रे की तरफ में, रे से ग की तरफ में। ठीक है, इसी के साथ में हमारी क्या हो रही है? फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है धीरे धीरे। हम जैसे एक माला चढ़ते हैं ना, उसी तरह जब तक कि वो लास्ट फ्लोर आता नहीं है उस लेवल तक हम चढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया? हम चढ़ते गए। ओके, जिसको हम क्या बोलेंगे? आरोह। ठीक है, आरोह यानी क्या? चढ़ना। ओके, तो आप फिर से गाना चाहते हैं आरोह? एक बार फिर से गाते हैं। ठीक है, मेरे साथ में गाइए। सा रे ग म प द नी सा। अब हम सीखने वाले हैं अवरोह। अब आरोह यानी चढ़ना, तो अवरोह यानी क्या? उतरना। ठीक है, आरोह यानी चढ़ना, अब वहां से हम उतर रहे हैं, यानी कि अवरोह हम उसे बोलेंगे। तो सा से लेकर ऊपर के सा तक हम पहुंचे थे, अब ऊपर के सा से हम नीचे की सा की तरफ आएंगे। ओके, रेडी? सा नी धा प
म ग रे सा। हाँ, ध प म ग रे सा। आपको समझ में आया आरोह क्या होते हैं और अवरोह क्या होते हैं? उम्मीद है आपको भी समझ में आया होगा। ठीक है, अभी जो ये हमारे पास में जो तैयार हो गया है स्वरों का जो बंच है आरोह और अवरोह का, हमने 7 स्वर गाए हैं। ठीक है, इस बंच को हम क्या बोलेंगे? ये हमारे पास में क्या आ गई है? सरगम आ गई है। इसको हम क्या बोलेंगे? सरगम। ये जो 7 नोट्स हमारे पास में आ गए हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? सरगम बोलेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि इसको मान लेते हैं ये शुद्ध स्वराज है। हमने क्या गाए हैं? शुद्ध स्वराज। ठीक है, जनरली हम जब प्रैक्टिस करते हैं, हम जब रियाज करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इसी शुद्ध स्वरों में हम गाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए मैं राग की ओर अभी बढ़ रही हूँ। ठीक है, आज जो हम राग सीखने वाले हैं उसका नाम है राग भूपाली। अब राग यानी कि क्या? राग मीन्स व्हाट? तो राग की उत्पत्ति जो है वो थाट से होती है। ठीक है, थाट जो है ये उसका मेन ये है, सोर्स है जहाँ से वो आता है। ओके, अब थाट जो है ये कंसेप्ट थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं दूसरे वीडियो में आपको वो विस्तार से समझा दूंगी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा टच कर देती हूँ उस पार्ट को कि जिस तरह से फीलिंग्स जो होती है अपनी। अब राग यानी कि क्या? कि फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, राइट? अब थाट जो है 10 थाट है हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में, जो कि अलग अलग फीलिंग्स के साथ में डिवाइड किए हुए हैं, और इन्हीं से जो है रागों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, 10 थाट और राग जो है इन्हीं में से उत्पन्न हुए हैं। ओके, अब जो छोटे छोटे पॉइंट्स जो है थ्योरी के वो हम देख लेते हैं। तो राग से जुड़े हुए कुछ सवाल आपके मन में होंगे। अब राग सीखते वक्त एक मर्यादा होती है। ठीक है, जो टर्म में मर्यादा नहीं है हम उसे राग नहीं कह सकते। ओके, जिस टाइम पे हम राग सीखते हैं, अगर हम राग सीख रहे हैं तो वहाँ पर मर्यादित कुछ पॉइंट्स भी आते हैं। तो क्या मर्यादाएं होती है राग की? अब देखिए, राग में फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमने देखा है आरोह और अवरोह, वो होता है। क्या होता है? आरोह और अवरोह। तीसरी टर्म जो है पकड़। ठीक है, अब ये पकड़ क्या होती है? तो ये राग का मुख्य अंग होता है। क्या होता है? मुख्य अंग होता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है सामने जिसे संगीत का बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, और उसके आगे में हमने अगर आरोह और अवरोह नहीं गाए और सीधे अगर पकड़ हम गाते हैं उसके सामने, तो उसे उस राग का आइडिया आ जाता है कि ये कौन सा राग है, राइट? तो पकड़ क्या होता है? मुख्य अंग होता है किसका? राग का। किसका? राग का। अब दूसरी चीज ये है कि राग में जो आरोह और अवरोह होते हैं वो 5 से नीचे नहीं होने चाहिए। क्या? 5 स्वरों से नीचे नहीं होने चाहिए और 9 स्वरों से ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर 9 स्वरों से ऊपर अगर आरोह में स्वर आते हैं तो उसको हम राग नहीं मानेंगे, या फिर 5 स्वरों से नीचे आ जाते हैं स्वर तो भी हम उसे राग नहीं कहेंगे। ये मर्यादा है राग की। ठीक है, और यही एक जो बात है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को अलग बनाती है वेस्टर्न म्यूजिक से। ओके, दूसरी बात यह है कि जब हम राग गाते हैं उसमें जो स्वर होते हैं, अब कुछ स्वर होते हैं, कुछ स्वर को हम निकाल देते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वर्जित स्वर। जिन स्वरों को हम निकाल देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्जित स्वर। अब ऐसा क्यों? हम कोई स्वर को निकाल क्यों देते हैं? आरोह या फिर अवरोह से या फिर उस राग से। ठीक है, क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि वो विवादी स्वर होते हैं। क्या होते हैं? विवादी स्वर। मान लो अगर उस राग में उन स्वरों का प्रयोग हम करते हैं
तो उस राग की जो खूबसूरती है वो खराब हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम उस राग में उन स्वरों का इस्तेमाल नहीं करते, प्रयोग नहीं करते। ठीक है, और फिर उन्हें कहा जाता है वर्जित स्वर। बाद में क्या होता है कि कुछ प्रहर होते हैं, ठीक है, गान समय होता है, जो विद्वानों द्वारा, शास्त्रीय संगीत में जो भी विद्वान बने हैं अभी तक, उनके द्वारा जो कहा गया है कि एक गान समय होता है फिक्स्ड। ठीक है, तो राग को एक गान समय भी होता है, जैसे कि प्रथम प्रहर, रात्रि का प्रथम प्रहर, द्वितीय प्रहर, तृतीय प्रहर, ऐसे प्रहर होते हैं जिसमें उस राग का पर्टिकुलर गायन हम करते हैं। वैसे तो हम रियाज किसी भी टाइम पर कर सकते हैं, लेकिन वो विद्वानों द्वारा क्या है, फिक्स किए गए हैं। बाद में वहाँ पर टर्म आती है वादी और संवादी। अब ये क्या होता है, तो आपको पता है आपकी फैमिली है, फैमिली में कौन कौन है, फादर है, माँ है, पिताजी है, ठीक है, और आप हो। उसी तरह से स्वरों की भी मान लेते हैं फैमिली है। ठीक है, तो स्वरों की फैमिली में एक कौन है, फादर है सपोज, ठीक है, और मदर है। तो फादर को हम किस तरह से इंपॉर्टेंस देते हैं, है ना, कि कोई भी अगर काम हमको करना है या फिर कोई भी एक डिसीजन लेना है तो हम उनसे पूछते हैं, राइट। तो उसी तरह से हम सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं स्वरों में वादी स्वर को। किसको मानते हैं, वादी स्वर को मानते हैं। ओके, और उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण स्वर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, संवादी स्वर। क्या बोलते हैं, संवादी स्वर बोलते हैं। अब जो वादी और संवादी की डेफिनेशन क्या बनेंगी, फिर जो सबसे महत्वपूर्ण स्वर है उसे हम क्या बोलते हैं, वादी स्वर, और जो दूसरा महत्वपूर्ण स्वर है उसको हम क्या बोलते हैं, संवादी स्वर। ठीक है, और बाकी जो बचे हुए स्वर है उसका भी प्रयोग राग में किया जाता है, लेकिन कम किया जाता है। ओके, बाद में जो अभी हम जब सीखेंगे तो थेरीज का जो भी पार्ट आएगा उसमें हम छोटी छोटी टर्म्स देख लेंगे, अगर आपको कुछ नहीं समझता है तो। ठीक है, हम अभी राग गायन का जो है वो शुरू कर देते हैं, और आज का हमारा जो राग है, हम जो गाने वाले हैं, वो है राग भूपाली। राग भूपाली की इंफॉर्मेशन हम अभी जानेंगे। ठीक है, राग भूपाली ये इसकी रचना कल्याण थाट से हुई है, और इसके जो वर्जित स्वर है, वर्जित स्वर मैंने आपको अभी बताई थी कि क्या इसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो राग की खूबसूरती चली जाती है। ठीक है, तो राग भूपाली में जो वर्जित स्वर है वो है म और नी, यानी कि म और नी का प्रयोग इनके आरोह और अवरोह में किया नहीं गया है, इसीलिए इसकी जाति जो है वो है औडव औडव। अब ये जाति क्या होती है, ये पॉइंट में मैंने तो पहले बताई नहीं। ठीक है, अभी जान लेते हैं ये जाति क्या होती है। अगर औडव यानी कि क्या, 5। ठीक है, अब म और नी भूपाली राग के आरोह अवरोह में नहीं है, हमारे पास में टोटल 7 स्वराज है। ओके, इसमें से 2 स्वराज नहीं है। ठीक है, तो बचे कितने, 5। ठीक है, और 5 को हम बोलेंगे औडव। यदि यहाँ पर 7 स्वर इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो उसकी जाति हो जाएंगी संपूर्ण। ठीक है, और यदि 6 स्वरों का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है तो उसकी जाति षाडव हो जाएंगी, और इसी तरह से 9 और जातियाँ तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हुआ जातियों के बारे में। अब भूपाली राग की जो जाति है वो कौन सी है, औडव औडव, क्योंकि 5 स्वर जो है आरोह और अवरोह में लगते हैं। राग भूपाली का जो वादी स्वर होता है, वादी और संवादी हमने देखा था, वादी स्वर है ग और जो संवादी स्वर है वो है ध, और इसका जो गाने का समय है, गान समय है, वो है रात्रि का प्रथम प्रहर, यानी कि इवनिंग के 6 to 9 का जो काल है, इसमें इस राग का विद्वानों द्वारा बताया है कि गायन किया जाता है।
रियाज हम किसी भी टाइम पर कर सकते हैं। तो चलिए हम आरोह और अवरोह और पकड़ इस राग की देख लेते हैं। हम राग भूपाली का गायन शुरू करते हैं। चलिए हम राग भूपाली के आरोह और अवरोह देखते हैं। आपको क्या करना है बेटा, मेरे साथ में गाना है, यानी कि मैं पहले गाऊंगी और बाद में आपको वो रिपीट करना है और आपको भी रिपीट करना है, ठीक है। राग भूपाली आरोह। सा रे ग प ये गाया हमने अवरोह, ठीक है। आरोह यानी चढ़ना, हम चढ़े, और अवरोह गाया उतरे, ठीक है, उतरना, ओके। अब बाद में जो मुख्य अंग है जिसको हम पकड़ बोलते हैं, ये हम गाने वाले हैं। ग रे सा द, ग रे सा द, सा रे ग, सा रे ग, प ग, प ग, ग है बेटा वो, ठीक है। प ग, ध प ग रे सा, प ग ध प ग रे सा। ये हो गई पकड़। क्या गाया हमने? आरोह, अवरोह और पकड़। इसके बाद में हम जो गाने वाले हैं उसे हम कहेंगे सरगम गीत, जिसमें इस राग में जो भी स्वरों का हमने हम प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो पूरे स्वर इसमें प्रयोग किए जाते हैं और एक सरगम में इसको बांधा जाता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर देते हैं। आपको मेरे साथ में रिपीट करना है, ठीक है, मेरे पीछे। सा सा द प ग रे सा रे, सा सा द प ग रे सा रे, ग प ग ध प ग, ग प ग ध प ग, सा सा द प ग रे सा रे, सा सा द प ग रे सा रे, ग प ग ध प ग, ग प ग ध प ग, ग प द सा रे सा ध प, ग प द सा रे सा ध प, सा प ध प ग रे सा, सा प ध प ग रे सा। एक बार फिर से गाएंगे, ठीक है, ओके। सा सा द प ग रे सा रे, सा सा द प ग रे सा रे, ग प ग ध प ग, ग प ग ध प ग, ग प ध सा रे सा ध प, ग प ध सा रे सा ध प, सा प ध प ग रे सा, सा प ध प ग रे सा, ठीक है। अब ये तो हो गई स्थाई। अब क्या देखेंगे हम? अंतरा। अंतरा गाएंगे, ओके, चलो। ग ग प ध प सा सा, ग ग प ध प सा
यहाँ पर हमारा जो सरगम गीत है वो एंड हो जाता है। अब यहाँ पर आप क्या करने वाले हो, इसी को रिपीट करके गाना है और नेक्स्ट वीडियो में वैसे मैं और रिपीट करके आपको बताने ही वाली हूँ। फिलहाल आगे में हम राग भूपाली का छोटा ख्याल देखेंगे। तो हम छोटा ख्याल गाने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। आप रेडी हो? रेडी हो बेटा? ओके, चलिए। जाऊँ तोरे चरण कमल परवारी, जाऊँ तोरे चरण कमल परवारी, जाऊँ तोरे चरण कमल परवारी, जाऊँ तोरे चरण कमल परवारी। हो गोपाल गोविंद मुरारी, हो गोपाल गोविंद मुरारी, हो गोपाल गोविंद मुरारी, हो गोपाल गोविंद मुरारी, शरणागत हूँ द्वार तिहारी, शरणागत हूँ द्वार तिहारी, शरणागत हूँ द्वार तिहार, शरणागत हूँ द्वार तिहारी। जाऊँ तोरे चरण कमल परवारी, जाऊँ तोरे चरण कमल परवारी। ये हो गया स्थाई, ठीक है। अब हम क्या गाएंगे? अंतरा गाएंगे। अनगिण दुरित भयो जड़ मत, अनगिण दुरत भयो जड़ मत, अनगिण दुरत भयो जड़ मत, अनगिन दुरित भयो जड़ मत की सविद पाऊं, चतुर तुम्हारे पग की सविद पाऊं, चतुर तुम्हारे पग की सविद पाऊं, चतुर तुम्हारे पग की सविधि पाऊं, चतुर तुम्हारे पग, तुम हो जग के एक आधार, 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 जाऊँ तोरे चरण कमल परवारी, जाऊँ तोरे चरण कमल परवारी, जाऊँ तोरे चरण जाऊँ तोरे चरण जाऊँ तोरे चरण कमल परवारी। बहुत ही खूबसूरत राग है, राग भूपाली। यहाँ पर हमने देखा है, इसका छोटा ख्याल हमने पढ़ा है। इसके बाद में आलाप और ताना जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आज के लिए हम यहीं पर रुक जाते हैं। बेटा सबको नमस्ते कीजिए। ओके, मिलते हैं।